मेरे प्रिय शिक्षार्थियों, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से संघर्ष करते हुए अच्छे ही होंगे। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रामजी यादव, आदित्य प्रकाश जलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कुदलुम रांची से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आप लोगों को हमारे तरफ से सादर अभिवादन है। आज मैंने 11 बजकर से आप लोगों के साथ जूम मीटिंग भी हुई है, आपस में वार्ताएं भी हुई हैं। मैंने आपके समस्त प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश भी किए हैं और जहाँ तक आप लोग संतुष्ट भी हुए हैं। उसी क्रम में मैं आज कोर्स 1 यूनिट से बुद्धि लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। वास्तव में आप लोगों भी कहे इस बात को, सर एक बार बुद्धि बता दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट भी है टॉपिक। बुद्धि वास्तव में है क्या, इसको परिभाषित करना बहुत ही कठिन कार्य है। फिर भी मनोवैज्ञानिकों ने इसे परिभाषित किया, मतभेद रहा मनोवैज्ञानिकों ने, फिर भी इसे परिभाषित किया। जब बुद्धि की हम बातें करते हैं, बुद्धि वास्तव में क्या है, इस संबंध में मनोवैज्ञानिकों में सदैव मतभेद रहा है। इस मतभेद का अंत करने के लिए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अनेक अवसरों पर एकत्र होकर बुद्धि क्या है इसको दूर करने के लिए 1910 ईस्वी में, देखिए कितनी मतलब कि आपको क्लियर हो जाएगा कि बुद्धि पर कितना मंथन हुआ है, कितने मनोवैज्ञानिक महारत मनोवैज्ञानिकों ने इस पर बैठक सभा की है। 1910 ईस्वी में अंग्रेजी मनोवैज्ञानिकों ने की सभा हुई कि वास्तव में बुद्धि क्या है। 1910 में वह क्लियर नहीं हो पाया। फिर उन्होंने 1921 ईस्वी में अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों ने कितनी अच्छी बातें बताया। ठीक 10 साल बाद 1921 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों की सभा की बैठक हुई। उस सभा में भी यह पारित हुआ कि वास्तव में बुद्धि पर क्यों मतभेद है, बुद्धि हम किसे कह सकते हैं। फिर मनोवैज्ञानिकों ने 1921 के बाद 1923 ईस्वी में जब उन्होंने विश्व के मनोवैज्ञानिकों को अंतर्राष्ट्रीय परिषद की सभा में, अंतर्राष्ट्रीय परिषद सभा हुई और उसमें विचार किया गया कि वास्तव में बुद्धि क्या है, निष्कर्ष नहीं निकल पाया।
फिर भी जे.एस. रास मनोवैज्ञानिक एक हैं, जे.एस. रास ने, उसने वे बोले कि वे निश्चित नहीं है कर सके कि, रास ने यह निश्चित नहीं कर सके कि बुद्धि में स्मृति है। स्मृति मतलब याद, आपके मस्तिष्क में जो चीजें याद हैं, स्मृति में आपके जो है वही बुद्धि है। रास ने कहा कि स्मृति बुद्धि है। चर्चाएं हुई है दोपहर में आप लोगों के साथ। तो रास ने स्मृति बुद्धि है। फिर कहा कि स्मृति या कल्पना, भाई कल्पना करना तो भी बुद्धि है। जिस व्यक्ति के अंदर कल्पना करने की बात नहीं रहेगी, कल्पना करने की शक्ति नहीं रहेगी, उसको हम बुद्धि कैसे कर सकते हैं? तो किसी ने स्मृति को बुद्धि कहा, राष्ट्र ने स्मृति को बुद्धि माना। कल्पना करना ये क्या है? ये बुद्धि है तो कल्पना करेंगे। अगर बुद्धि नहीं है तो किसी चीज की कल्पना की नहीं जा सकती। या भाषा ज्ञान क्या है? ये बुद्धि है। भाषा का ज्ञान कर लेना क्या? बुद्धि। और अवधान, अवरोध और अवरोधन और अवधान, हर परिस्थितियों में अवधान आते हैं, हर कार्य में अवधान आते हैं, व्यवधान आते हैं। लेकिन बुद्धि के माध्यम से व्यक्ति या बालक बहुत बारीकी से उस कार्य को करता है। यही तो बुद्धि है कि हमारे जीवन काल में जितने अवधान आ रहे हैं, जितनी रुकावटें आ रही हैं, उसको मैंने बारीकी तरह से कैसे इसको दूर कर सकते हैं, यही बुद्धि है। तो राष्ट्र ने बहुत ही अच्छी बात लिखा कि स्मृति, कल्पना, अवधान, भाषा, ये सब क्या है? बुद्धि के तत्व हैं। और कहा कि यह गामक विकास, व्यक्ति का बुद्धि से गामक विकास होता है, संभव है, बिल्कुल संभव है। कि कहा कि योग्यता, क्या व्यक्ति का योग्यता ही बुद्धि है? अपनी योग्यता के अनुसार जो व्यक्ति कार्य करता है यही उसकी बुद्धि है। और संवेदना सम्मिलित है या नहीं, उसने कहा कि स्मृति, कल्पना, भाषा, अवधान, गामक, योग्यता या संवेदना सम्मिलित है या नहीं, ये पता नहीं है कि यही बुद्धि है। मनोवैज्ञानिकों ने जब बुद्धि की बातें इन्होंने रखा अपने पास, आया आप लोगों के समक्ष, तब बुद्धि को उन्होंने तो इस कहा कि अगर बुद्धि के हम स्वरूप को समझने के लिए या इसके अर्थ को समझने या समझाने आवश्यक है, इसके अर्थ को समझना भी आवश्यक है। बुद्धि अंग्रेजी शब्द इंटेलिजेंस का हिंदी रूपांतरण है। इंटेलिजेंस शब्द की उत्पत्ति जो है वह लैटिन भाषा से हुई है। ये लैटिन भाषा के दो शब्द ले सकते हैं। इसकी उत्पत्ति जो लैटिन भाषा के इंटेलिजेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्द से हुई है। एक इंटर और दूसरा लिगियर। इंटर और लिगियर दो शब्द से मिलकर हुई है। जब जिसका मैं क्रमशः अर्थ होता है, अर्थ की बातें करेंगे वास्तव में बुद्धि का अर्थ क्या है, तो इसमें बहुत में से जो लिगर की बात है, बहुत में से एवं चयन करना, यही बुद्धि का अर्थ है। अतः इंटेलिजेंस की
कि जब हम बातें करते हैं तो उसका शाब्दिक अर्थ क्या हो सकता है? अनुकूलशीलता, अनुकूलनशील बने, अनुकूलनशील विकल्पों की क्षमता की बातें आती हैं। अगर उसकी हम शाब्दिक अर्थ को बात करें तो वो अनुकूलनशीलता की विकल्पों की क्षमता। परंतु मनोवैज्ञानिकों ने अपने जो मत दिए हैं वो अलग अलग ढंग से दिए हैं कि वास्तव में बुद्धि ये है तो बुद्धि वैज्ञानिकों में मतभेद रहा है। अगर मतभेद नहीं रहता तो 1919 से लेकर 1910 से लेकर 1921 और 1923 तक बुद्धि पर एक विचार हो सकता था। और उस विचार में जब उन्होंने बात किया कि वास्तव में बुद्धि, मैंने इस पर चर्चा की है लेकिन फिर भी इसको नवीन ज्ञान से जोड़ते हुए आप लोगों के समझ ये वीडियो जाएगी। इसको जरूर सुनिएगा और हाथ में पेन और कॉपी जरूर रखिएगा, क्योंकि अगर टीचर जितना मेहनत करता है उसका मात्र 50% अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं, मात्र 50%। तो उसमें वुडवर्थ एक मनोवैज्ञानिक हैं, वुडवर्थ ने बुद्धि को कार्य करने की एक विधि बताया कि यही बुद्धि है। किसी कार्य को जैसे करना है वैसे आप कर रहे हैं कि आप उससे अलग कर रहे हैं, यही तो बुद्धि है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। जैसे मैं आपको बुद्धि पढ़ा रहा हूं, आपको कुछ पढ़ा रहा हूं, तो हम कैसे पढ़ा रहे हैं इस बुद्धि, यही तो एक विधि है कि आप किस विधि से पढ़ा रहे हैं। तो मैंने आपको लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हैं, लेक्चर विधि है, उस विधि से पढ़ा रहे हैं। और उस विधि से पढ़ाना क्या है? ये क्या है? बुद्धि है। तो वुडवर्थ ने अपनी बातें जो आप लोगों के सामने रखा कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। मेरा कार्य क्या है? मेरा कार्य क्या है? प्रतिदिन का कार्य क्या है? आपके समक्ष प्रतिदिन वीडियो भेजना। और किसके? ये विधि, क्या विधि होगी? ये लेक्चर मेथड होगा। यही तो बुद्धि है। मोबाइल में हमारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया जा रहा है और मैंने आपके सामने भेज दे रहा हूँ। तो ये क्या? एक विधि हुआ, पढ़ाने की एक विधि हुआ, एक तरीका हुआ। इसीलिए कार्य करने की क्षमता ही एक कार्य करने की एक विधि है बुद्धि। वुडवर्थ ने अपनी बातें को स्पष्ट रखते हुए, उनकी बातों को अमान्य करते हुए टर्मन ने, मनोवैज्ञानिक टर्मन, जिन्होंने बुद्धि के वितरण भी बताए हैं, उन्होंने कहा कि बुद्धि अमूर्त विचारों को या अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अमूर्त बुद्धि जब पढ़ाएंगे बुद्धि के प्रकार तो उसमें आप क्लियर कर देंगे। 2 पॉइंट में भी आपके समझ क्लियर हुआ था, एक डाउट था, इसलिए आपके समझ वीडियो भेजना आवश्यक समझा। ये वीडियो आपके समझ जाएगी भी, इसको आप लोग सुनिएगा और अच्छी अच्छी चीज़ों को नोट्स भी कर लीजिएगा। जब अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। अमूर्त विचार क्या है? अमूर्त विचार गणित जैसा होता है, विज्ञान जैसा होता है, इंजीनियर जैसा होता है कि वह अपने बारे में सोचते रहे। यही अमूर्त विचार है, अमूर्त चिंतन है। और बुडरो की जब बात करेंगे, बुडरो ने कहा कि वैज्ञानिकों ने कहा कि अमूर्त चिंतन से बुद्धि का विकास नहीं हो सकता। तो बुडरो ने अपनी बातें रखा कि बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है।
गुरुओं ने कहा कि बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने इसको अमान्य माना कि बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता कैसे हो सकती। आगे ज्ञान अर्जन क्या बिना बुद्धि का ज्ञान चलेगा? नहीं चलेगा। इसीलिए अगर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो ज्ञान समाप्त हो जाता है। तो ये भी परिभाषाएं तो गलत होगी मनोवैज्ञानिक बुजुर्गों की। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो ज्ञान समाप्त हो जाते हैं। बताइए, तब बुजुर्गों ने जो अपनी चीजें रखी आप लोगों के समक्ष बहुत ही बारीकी से रखी, लेकिन इनकी भी परिभाषाएं अमान्य समझी जा सकती। एक परिभाषा है मनोवैज्ञानिक डियरवान। डियरवान की बात आप सुने भी होंगे। डियरवान ने बुद्धि को, उन्होंने कहा कि बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। बुद्धि सीखने और अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। सीखना भी है और अनुभव भी करना है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देख रहे हैं कि सीखना क्या है और अनुभव क्या है। ठंड के मौसम में एक बच्चा एक रूम में गया और उस रूम की सारी खिड़कियां खुली थी। उस रूम की सारी खिड़कियां खुली थी। जब ठंड के मौसम में रूम की सारी खिड़कियां खुली रहेंगी तो आपको कैसा अनुभव होगा? कैसा अनुभव होगा? गर्म लगेगा? क्या लगेगा? ठंड लगेगी। ठीक, सारी खिड़कियां अगर ठंड लगेगी तो आपको कैसा महसूस हुआ? आपको अनुभव हुआ कि मुझे ठंड लग रही है, तो आप क्या कर सकते हैं? बुद्धि लगा के उस खिड़की को जाके स्वयं बालक बंद करेगा। स्वयं जाके बंद करेगा, तब तो वो सीख लिया ना कि बुद्धि एक सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। मतलब मैंने अनुभव से सीख लिया, अब बुद्धि से सीख लिया कि उसको बंद जाके करें। अनुभव में उसको कैसा लगा कि ठंड लगा, तो अनुभव हुआ, तो मैंने अनुभव से सीख लिया कि खिड़की को बंद करना है। तो इनकी परिभाषाएं जो डियरवान की है सबसे अच्छी मानी जा सकती है। मैंने अनुभव से खिड़की को बंद किया, अनुभव लगा कि ठंड लग रही है और खिड़की जाके बंद कर दी। बुद्धि से तो बंद किए कि बुद्धि है कि हम इसको बंद कर देंगे तो ठंड नहीं लगेगी। तो लेकिन फिर भी मनोवैज्ञानिकों में मतभेद के कारण बुद्धि को एक रूपता में नहीं ला सका। और हेनमान मनोवैज्ञानिक हेनमान, उन्होंने कहा कि बुद्धि की दो तत्व होते हैं। मात्र बुद्धि में दो तत्व होते हैं। ये कहा कि ज्ञान की क्षमता और निहित ज्ञान। कितनी अच्छी बात होता है कि ज्ञान की क्षमता, आपके अंदर ज्ञान इकट्ठा करने की कितनी क्षमता है और आपके अंदर वह निहित ज्ञान कितना है। जितनी आप क्षमता रखे हैं उसमें आपको कितना ज्ञान हुआ, निहित ज्ञान कितना हुआ। हेनमान ने अपनी परिभाषाओं को स्पष्ट रूप से कहा, इसलिए इसमें भी मतभेद रहे। बातें आ गई एक, अगर बातें हम करते हैं तो मनोवैज्ञानिक थर्नडाइक ने कहा कि सत्य या तथ्य की दृष्टिकोण, सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण के उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। अगर मैंने सत्य की बातें करते हैं, सत्य की अगर बातें करते हैं तो क्या उत्तम प्रतिक्रिया सत्यबाजी राजा हरिश्चंद्र की हो सकती है?
सत्य को बोलने में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हिचके नहीं। सत्य को बोलने के लिए आप भी थोड़ा कसर नहीं काटते हैं, लेकिन आप अगर आपको गलत तथ्य की दृष्टि अगर गलत है तो उसको कार्य करने के लिए आप हिचकेंगे, झिझक होगे। और उत्तम प्रक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। सत्य रहेगा तो उसके साथ आप उत्तम प्रतिक्रिया करेंगे। इसलिए सदा सत्य बोले, कहता है सदा सत्य बोले, झूठ न बोले, क्योंकि झूठ के साथ तमाम बुराइयां हैं, उत्तम दृष्टिकोण नहीं हो सकता। इसलिए इनकी भी परिभाषा थांडाई की परिभाषा भी उत्तम मानी जा सकती है। मनोवैज्ञानिक पिंटनर ने उन्होंने कहा कि जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से, दो बातें कहा, जीवन की अपेक्षा की नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। हमारे सामने नवीन परिस्थितियां प्रतिदिन तो नहीं कर सकते, लेकिन महीनों में, हफ्तों में एक आध दो जरूर आ जाती है। नवीन परिस्थिति से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। नवीन परिस्थिति है, उसके साथ कैसे आप समायोजन कर रहे हैं, वही बुद्धि है। सामंजस्य कर लेना नवीन परिस्थिति के साथ सबसे बड़ा बुद्धि का स्रोत माना जाता है। जैसे पिंटनर ने समायोजन की बातें करता है, सामंजस्य की बातें करता है, तो हर जगह व्यक्ति का वातावरण के साथ समायोजन, व्यक्ति का परिवार के साथ समायोजन, व्यक्ति का मित्रों के साथ समायोजन, व्यक्ति का रिश्तेदारों के साथ समायोजन, व्यक्ति का आपस में तालमेल के साथ समायोजन, तो समायोजन करना ही तो बुद्धि है। तो इसीलिए नवीन परिस्थिति आपके सामने आ रही है, उसका बहुत बारीकी से समायोजन करना ही बुद्धि है। अगर समायोजन नहीं करेंगे तो कहेंगे रे तो पागल है, इसके पास तो बुद्धि दिमाग ही नहीं है। कहा जाता है थोड़ा दिमाग लगाइए ना, तो उस बुद्धि के कारण, बुद्धि है तो दिमाग लगाइए। एक बातें काल्विन मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बुद्धि की परिभाषा उन्होंने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि वास्तव में अगर यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लेता है या सीख जाता है तो उसमें बुद्धि है। कि यदि व्यक्ति अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख जाता है तो उसमें बुद्धि है। कहने का तात्पर्य कि जहाँ पर जैसा वातावरण है उसके अनुसार वह ढल जाता है, मिलजुल जाता है, वही व्यक्ति की बुद्धि है। बुद्धि को परिभाषित करना अब वैज्ञानिकों के द्वारा उसको पढ़ के पास हो जाने में बहुत अंतर है। इसीलिए वातावरण से सामंजस्य करना सीख जाता है या सीख सकता है या सीख लिया है। तो जैसे मैं वातावरण के साथ जैसा, जहाँ पर जैसा वातावरण है उसके अनुसार हम व्यवहार करते हैं, समायोजन करते हैं और सीख लेते हैं। अगली बातें जो मैंने बुद्धि में तमाम मनोवैज्ञानिकों की जब बातें रखेंगे तो एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम सुने होंगे आप, स्टर्न।
स्टर ने बहुत ही एक कारक सिद्धांत भी उन्होंने दिया है। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बुद्धि नवीन परिस्थितियों में सचेतन रूप में व्यक्ति द्वारा अपने विचारों को समायोजित कर लेने की एक समान शक्ति है। हमारे अंदर जो विचार है, या गलत विचार हो या ठीक विचार हो, उसको समायोजित कर लेना ही बुद्धि है, उसका समायोजन कर लेना ही बुद्धि है। एक मनोवैज्ञानिक क्रूज, जब क्रूज के अनुसार वास्तव में बुद्धि है क्या, उन्होंने कहा कि बुद्धि नवीन एवं विभिन्न परिस्थितियों में समुचित रूप से समायोजन होने की योग्यता है। नवीन एवं विभिन्न परिस्थितियों में, चाहे नई परिस्थितियां हो चाहे विभिन्न परिस्थितियां हो, उसमें समुचित रूप से समायोजन कर लेना ही बुद्धि है। समुचित रूप से समायोजन कर लेना ही बुद्धि है। जब मैंने वर्ड की बातें करेंगे, मनोवैज्ञानिक वर्ड ने बुद्धि को नवीन परिस्थिति को कहा ही है। अपेक्षाकृत समायोजन की बात, समायोजन करने की जन्मजात क्षमता की बात कहा है कि व्यक्ति में समायोजन करने की जन्मजात क्षमताएं होती हैं। पत्नी पति के साथ समायोजन, पुत्र बेटा के साथ समायोजन, बेटा पुत्र के साथ समायोजन, परिवार में बड़े भाइयों के प्रति समायोजन, उनके बाल बच्चों के प्रति समायोजन। तो कितनी अच्छी बात है। बुद्धि नवीन परिस्थिति में अपेक्षाकृत समायोजन करने की जन्मजात क्षमता है। अगर समायोजन करने की जन्मजात क्षमता नहीं रहती तो बुद्धि हो ही नहीं सकती। परिवार में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, बच्चों में, लेकिन वह नवीन परिस्थितियां क्षणिक होती हैं। लास्ट में वो समायोजन ही करना है। अगर परिवार में समायोजन नहीं होता तो बुद्धि कैसे कहेंगे। इसलिए समायोजन करने की जन्मजात क्षमता व्यक्ति में होती है और बुद्धि के द्वारा विकसित होती है। परिवार में कभी खुशी का माहौल होता है, कभी गम का माहौल होता है। जैसे अगर कहीं गम का माहौल है, गम के माहौल में औरतें अपना रो के अभिव्यक्त करती हैं, रो देती हैं, अभिव्यक्त हो जाता है। लेकिन पुरुष रोता नहीं है, वो दिल से रोता है और दिल से आंसू उसके गिरते हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं गिरते हैं, लेकिन वहाँ जैसी वह परिस्थितियाँ होती हैं और उसकी अपेक्षा के समायोजन करने की योग्यता व्यक्ति में विकसित होती है। अब महिलाओं में ये चीज़ें विकसित नहीं होती। भाव खो के आंखों से आंसू निकल जाते हैं। ये छोटे बच्चों में भी आदत है। जो बच्चा पहले रो दिया तो उसके प्रति माता पिता का या परिवार के सदस्यों का अधिक झुकाव रहता है। तो जन्मजात हुआ मतलब समायोजन जन्मजात ही है, जन्मजात क्षमता है। जन्म से ये चीजें समायोजन करते चले आ रहे हैं। मनोवैज्ञानिक ने इनकी बातों को सुनते हैं कि बकिंघम ने, बुद्धि के बहुत ही प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक रहे हैं बकिंघम, उन्होंने मात्र 2 इंच की परिभाषा दिया है। मात्र 2 इंची में, मैंने इंच की भी बातें कर रहे हैं कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि कुछ नहीं है, जो आप सीख रहे हैं वही बुद्धि है।
मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना सीख रहे हैं। शिक्षक हमेशा सीखता है। जो शिक्षक हमेशा सीखेगा वही पढ़ाएगा। तब बुद्धि सीखने की एक योग्यता है। योग्यता के आधार पर बुद्धि सीखने की योग्यता है। जब मैंने डियरबोन की बात करेंगे कि वास्तव में डियरबोन कहा कि बुद्धि सीखने अथवा अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता है। इन्होंने भी अपनी परिभाषाओं को इम्पॉर्टेंट रखा। अब मैंने पियर्सन, मनोवैज्ञानिक पियर्सन की बातें करेंगे। पियर्सन ने दो तत्व सिद्धांत भी दिया है। उन्होंने कहा कि बुद्धि सापेक्षिक चिंतन है। बुद्धि सापेक्षिक चिंतन है, सापेक्ष रूप से दिख रहा है। और बीने ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं बुद्धि को बताया कि किसी समस्या को भली भांति समझना। मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने भी एक अपनी परिभाषा देकर स्पष्ट किया कि बुद्धि सापेक्षिक चिंतन है। फिर बीने ने बताया कि बुद्धि किसी समस्या को भली भांति समझना है, उसके बारे में अच्छे तर्क करना। कोई भाई समस्या या किसी भी समस्या को पहले आप भली भांति उसको समझिए, फिर उसके बारे में तर्क कीजिए तथा निश्चित निर्णय पर पहुंचना। तर्क करके निश्चित निर्णय पर पहुंचना बुद्धि की आवश्यक क्रियाएं हैं। मैंने पहले भली बात समझते हैं, पता नहीं, पहले समस्या रखी जाती है, उसको समझिए और उसके बाद उसको अच्छे तर्क प्रस्तुत करिए, उसके प्रति अच्छे तर्क प्रस्तुत करिए। इसके बाद वह निश्चित निर्णय पर पहुंचना सबसे महत्वपूर्ण समझता है। और जब मैंने बुद्धि की परिभाषाओं को स्पष्ट करते हुए मनोवैज्ञानिक ने कहा कि बुद्धि की जो निम्नलिखित विशेषताएं हैं, किस आधार पर मैंने बुद्धि की विशेषताओं का वर्णन करेंगे और बुद्धि के साथ साथ उन्होंने बुद्धि की जो निम्नलिखित योग्यताओं से संबंधित होती हैं कि वास्तव में बुद्धि इन सभी योग्यताओं से संबंधित होती है। तो उन्होंने रखा कि वास्तव में अपने वातावरण से समझन स्थापित करने की योग्यता है। जहाँ पर जैसा वातावरण हो उसके अनुसार समायोजन किया जाए, वही बुद्धि है। माहौल बहुत ही सुंदर है, अच्छा है, और उसमें आप आकर किसी बालक को कुछ बोल दीजिए ना, आप सुना, तुरंत तो माहौल बिगड़ जाएगा और वातावरण क्या समायोजन नहीं होगा, असमायोजित हो जाएगा। फिर कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। जो चीज़ आप सीख रहे हैं वही बुद्धि है। जितनी आपके अंदर योग्यताएं हैं वो बुद्धि ही है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। मैंने चर्चाएं कर चुके हैं, इसीलिए उसे बता दे रहे हैं। समस्या समाधान करने की योग्यता है। कोई समस्या है, उसको आप किस विधि के द्वारा हल कर दे रहे हैं, यही बुद्धि है। बुद्धि संबंधों को समझने की योग्यता है कि आपके बीच और हमारे बीच क्या संबंध है। बताइए, आप और हमारे बीच क्या संबंध है? गुरु शिष्य का संबंध है।
गुरु शिष्य का संबंध है। और गुरु कभी नहीं सोचेगा कि मेरा शिष्य अच्छा न निकले, वो सोचता कि मेरे से भी अच्छा निकले। यही समस्या समाधान की विधि है। जब मैंने बुद्धि वह मानसिक योग्यता है, इसी आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की विशेषता को भी स्पष्ट रूप से बताया। तो यहाँ पर कुछ मैंने बुद्धि की विशेषताएं की बातें करेंगे। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात वंशानुक्रम अर्थात वंशानुक्रम द्वारा पाई गई या पाई हुई एक स्वाभाविक शक्ति है। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात अथवा अर्थात वंशानुक्रम के द्वारा पाई हुई एक वास्तविक शक्ति है। बुद्धि एक वास्तविकता है, और वह कैसे दिखेगी? जब व्यक्ति जन्मजात शक्तियों से परिपूर्ण रहेगा तब। अगला है, बुद्धि को विभिन्न प्रकार की बातों को सीखने में सहायता प्रदान करती है। बुद्धि व्यक्ति को तमाम बातें सीखने के लिए सहायता प्राप्त करती है। इसीलिए ज्ञान को महत्व नहीं दिया जाता, बुद्धि को महत्व दिया जाता है। बुद्धि व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों से समायोजन तथा समस्या समाधान में सहायता करती है। व्यक्ति के बाद कितनी कठिन से कठिन कार्य क्यों न हो, एक अच्छे व्यक्ति के बुद्धि के कारण वह कार्य सरल हो जाता है। अब मैंने जब कठिन परिस्थितियों में समायोजन तथा समस्या के समाधान में सहायता करती है, आपके पास कोई समस्या है तो बुद्धि उस समस्या का समायोजन करती है। नेक्स्ट विशेषताएं में एक चीज और कर सकते हैं। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। अमूर्त चिंतन, अच्छे बुद्धि के व्यक्ति हैं तो अमूर्त चिंतन ही आपके अंदर विकसित होगा। बुद्धि व्यक्ति को पूर्ण अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता प्रदान करती है। मैंने पहले बताया था, जो परिभाषा है सेम उसकी विशेषताएं होती हैं, थोड़ा सा सिर्फ अंतर होता है। और बुद्धि व्यक्ति को अच्छे बुरे, सत्य असत्य, नैतिक एवं अनैतिक कार्यों में अंतर करने की योग्यता प्रदान करती है। क्या अच्छा है क्या बुरा है, उनके कार्यों में वह योग्यता अंतर प्रदान करती है। इसलिए बुद्धि की जब हम बातें करते हैं, बुद्धि पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। ऐसी बात नहीं कि वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है, और बुद्धि पर वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है। अगर वंशानुक्रम का प्रभाव नहीं पड़ता तो कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि महान माता पिता की संतानें बहुत कम तक महान होती हैं, बहुत कम महान होती हैं। ये क्या है? ये वंशानुक्रम है। गुणवान माता पिता की संतानें गुणवान होती हैं। अक्सर इसको भी गलत मान सकते हैं तो कि कभी कभी गुणवान माता पिता की संतानें गुणवान नहीं होती हैं। उस आधार पर वंशानुक्रम का प्रभाव, वंशानुक्रम का इतना बड़ा प्रभाव है। वंशानुक्रम में आपको बताएं कि बुद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है। मेंटल की बातें पढ़ लीजिए, मटर संबंधी प्रयोग। और उसी आधार पर बुद्धि पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। अगर बुद्धि पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता तो नदियों के किनारे रहने वाले
बालक और एक अच्छे वातावरण, और हटा दीजिए ग्रामीण वातावरण में रहने वाले बालक और शहरी वातावरण के बालकों की तुलना कर लीजिए कि बुद्धि का वातावरण पर प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। पड़ रहा है। और वातावरण इतना प्रभावशाली होता है कि जन्म से 12 साल तक एक बालक को भेड़िया ने उठाकर लेकर चला गया, वह अपने वातावरण में रखा और देखा कि इस पर सब गुण, चारों गुणों से चलना, भेड़ियों जैसा आवाज निकलना, सर्वगुण संपन्न विकसित हो गए थे। इसलिए बुद्धि पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। शोध अध्ययनों से यह निष्कर्ष भी पता चला है कि ये चीजें होती हैं। इसलिए अच्छे वातावरण में पोषित बच्चों की बुद्धि लब्धि अधिक होती है। अच्छी पोषण में, अच्छे वातावरण में घोषित या पोषित बच्चों की जो बुद्धि है वो अधिक होती है। लिंग भेद का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब बालक है कि बालिका है, इस पर बुद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लिंग भेद पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है मनोवैज्ञानिकों ने। इसलिए उन्होंने स्पष्ट भी किया है कि बुद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है लिंग भेद के आधार पर। अगला उन्होंने कहा कि समुचित शिक्षा के माध्यम से बुद्धि में कुछ थोड़ा विकास संभव होता है। थोड़ा विकास संभव होता है अगर मैंने बुद्धि को अर्जित शक्तियों से मित्र होती है, बुद्धि अर्जित शक्तियों से भिन्न होती है तथा इसका विकास जन्म से लेकर, देखिए बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्य काल तक होता है। किशोरावस्था के मध्य काल तक बुद्धि का विकास निरंतर होता चलता है। अब मैंने जब बुद्धि की विशेषता में ज्ञान की बातें करते हैं तो ज्ञान एवं बुद्धि अलग अलग क्षमताएं हैं। ज्ञान और बुद्धि अलग अलग है। जब अंतर बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा वास्तव में ज्ञान बुद्धि कैसे अलग है। एक बताते रहे फिर लास्ट आएगा। जैसे अगर व्यक्ति किया बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो ज्ञान समाप्त हो जाता है। ज्ञान भ्रष्ट नहीं होता, बुद्धि भ्रष्ट होती है। ज्ञान ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। इन दोनों में अंतर भी होता है। और जब बुद्धि एवं ज्ञान के भेद हम करेंगे, अंतर करेंगे, तो बातें आपके सामने ही आती है कि बुद्धि तो एक जन्मजात है एवं स्वाभाविक शक्ति है। जन्मजात है और स्वाभाविक शक्ति है। तब ज्ञान के प्रति क्या आएगा जो व्यक्ति में सदैव निहित होती है। ये जन्मजात है और स्वाभाविक शक्ति भी है जो व्यक्ति में स्वयं निहित होती है। और जबकि जब ज्ञान की बातें आती हैं, जबकि ज्ञान तथा वातावरण द्वारा, कितनी अच्छी बातें बताया, ज्ञान अर्जित तथा वातावरण द्वारा प्राप्त होता है। अर्जित तथा वातावरण द्वारा प्राप्त होता है। ज्ञान अर्जित करने से
क्या होता है, बढ़ जाता है, घटता नहीं है। कोई सोचे कि हमको कोई चीज़ आ रही है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी तो वो ज्ञान धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ज्ञान खर्च करने से ज्ञान बढ़ता है। इसलिए ज्ञान को आप खर्च करिए ना, लेकिन खर्च कहाँ करिए, अच्छे स्थानों पर, अच्छी चीज़ों में, निरर्थक चीज़ों में नहीं। जब मैंने एक व्यक्ति, भेद की बात बता रहे हैं कि एक व्यक्ति विद्वान या ज्ञानवान हो सकता है, कितनी अच्छी बातें हैं कि एक व्यक्ति विद्वान या ज्ञानवान हो सकता है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि वह बुद्धिमान भी हो। ज्ञान ले सकता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि बुद्धि हो। कहते हैं कभी कभी जो ज़्यादा पढ़ लेता है वो पागल होता है। तो यही अंतर तो है ज्ञान और बुद्धि में। एक व्यक्ति विद्वान या ज्ञानवान हो सकता है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि वह बुद्धिमान भी हो। इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति का विद्वान होना भी आवश्यक नहीं है। व्यक्ति बुद्धिमान है तो विद्वान ही होगा। अंतर की बातें चल रही हैं। जब माने बुद्धि की बातें, तब बुद्धि प्रायः स्थिर होती है। कितनी अच्छी बातें हैं अंतर में कि बुद्धि प्रायः स्थिर होती है, परंतु ज्ञान अर्जित करके उसमें मनचाही वृद्धि हो सकती है। ज्ञान को अर्जित किया जाता है, अब बुद्धि प्रायः स्थिर होती है। ज्ञान अर्जित करके आप एक अच्छे लेखक, एक अच्छे साहित्यकार, एक अच्छे वैज्ञानिक, एक अच्छे कलाकार, एक अच्छे साहित्यकार आदि बन सकते हैं। जब बहुत सी बात को जान लेना ज्ञान या विद्या है। इससे मैंने बहुत सी बातें जान लिया, ये क्या है, ज्ञान और विद्या है। जैसे जान लेने का मतलब क्या, मैंने बहुत चीज का अध्ययन किया हो, जानता हूँ, वो ज्ञान, और उन पर प्रयोग कर सकना तथा उन्हें जीवन में उपयोगिता प्रदान कर सकना बुद्धि है। मतलब ज्ञान प्राप्त किए हैं वह मैं अपने जीवन में उसका कैसे उपयोग कर रहे हैं, किस क्षेत्र में हम उपयोग कर रहे हैं, तो वही बुद्धि हो जाए। अच्छे जगह उपयोग करेंगे, अच्छी बातें उभर के आपके सामने आएंगी। एक बात अंतर में और है कि एक व्यक्ति के बुद्धि भ्रष्ट होने पर उसका ज्ञान समाप्त हो जाता है। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो उसका ज्ञान समाप्त हो जाता है। इसीलिए, परंतु ज्ञान के भूलने पर बुद्धि समाप्त नहीं होती है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो ज्ञान समाप्त हो जाता है, बिल्कुल सत्य है। किंतु ज्ञान के भूलने से बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती। जैसे आपके अंदर ज्ञान है तब बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी, वह बुद्धि आपका अमूर्त चिंतन होते हुए खोज ही लेती है कि किस दिशा में चलना है। एक भेद में और हम कह सकते हैं कि अधिक बुद्धि से अधिक ज्ञान का विकास हो सकता है। अधिक बुद्धि से अधिक ज्ञान का विकास हो सकता है, किंतु अधिक ज्ञान से अधिक बुद्धि का विकास नहीं होगा। क्या आपके पास अधिक ज्ञान है तो कोई जरूरी नहीं है कि बुद्धि का विकास, क्योंकि व्यक्तियों का ज्ञान कई क्षेत्रों में होता है।
बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति मंच पर जीरो के बराबर बोलता है, क्या कहेंगे? बुद्धि नहीं। अब बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत अच्छा बोल सकता है, जैसे नेता कम पढ़े लिखते हैं लेकिन मंच पर अगर बोल रहे हैं, अच्छे वक्ता हैं, तो अपनी बातें को बहुत प्रभावशाली तरीके से रखते हैं। तो इसीलिए अधिक ज्ञान से बुद्धि का बहुत थोड़ा ही विकास संभव होता है। मनोवैज्ञानिक एडम्स ने बताया कि सांसारिक जीवन के उपयोग में लाने योग्य ज्ञान अथवा विचार ही बुद्धि है। पूरे सांसारिक जीवन में उपयोग में लाने योग्य ज्ञान ही बुद्धि है। संसार के लिए जो उपयोगी चीजें हैं उसकी जीवन में आ रही हैं, वही बुद्धि है। रास ने एक बात बहुत स्पष्ट बताया, जीएस रास ने कहा कि बुद्धि उद्देश्य है। तो बुद्धि एक उद्देश्य है और ज्ञान उसके पास पहुंचने का मात्र साधन है, साधन मात्र है। बुद्धि एक उद्देश्य है, ज्ञान उसके पास पहुंचने का साधन मात्र है। पंखा खोलना है, पंखा चल रहा है, ये बुद्धि से सोच रहे हैं, इसको खोलना है, कैसे पहुंचेंगे? वो ज्ञान है, अनुभव है, वही ज्ञान है। बुद्धिमान व्यक्ति कठिनाइयों का सरलतापूर्वक सामना करता है। बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी कठिनाई का सरलतापूर्वक सामना करता है, किंतु केवल ज्ञान प्राप्त व्यक्ति ऐसा करने में असमर्थ सिद्ध होता है। कितनी अच्छी बात! ज्ञान प्राप्त करने किए हैं अगर आप, तो आप कोई जरूरी नहीं किसी कार्य को सरलतापूर्वक कर ही ले, अगर आपके पास बुद्धि नहीं है। ज्ञान है कि ये मोबाइल है और उस मोबाइल में बुद्धि का प्रयोग करके हमारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया जा रहा है, कई स्थानों को भेज दिया जा रहा है। ज्ञान है, मुझे पढ़ रहा हूं, लेकिन मुझे अगर मोबाइल नहीं चलाने आ रहा है, क्या है? बुद्धि है। तो बुद्धि की बातें, बुद्धिमान व्यक्ति कठिनाइयों का सरलतापूर्वक सामना करता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता। जब मैंने ऐसी बातें आप लोगों के समक्ष रखते हैं, तो बुद्धि जानवरों में होती है, लेकिन तुलना मनुष्य के व्यक्ति की तुलना जानवरों से नहीं की जा सकती। और जब व्यक्ति जानवरों जैसा व्यवहार करता है, तब लोग उदाहरण देते हैं कि आपके पास थोड़ा भी ज्ञान और बुद्धि नहीं है। मतलब ज्ञान को भी साथ में जोड़ते हैं कि थोड़ा भी ज्ञान और बुद्धि नहीं है, कि पशुओं जैसा व्यवहार कर रहे हैं एक मानव के साथ। अगर वही पशुओं जैसा व्यवहार नहीं करता, तब उसको बुद्धि मानी जाती है। अपना आत्मसम्मान कोई नहीं खोना चाहता है, कोई नहीं कमजोर करना चाहता है। इसी चरण में मैंने आपको बुद्धि क्या है, आप तो क्लियर हो गया होगा, बुद्धि की विशेषताएं क्या, वो भी क्लियर हो गई। बुद्धि और ज्ञान में अंतर क्या है, वो भी क्लियर हो गया। मैंने अधूरा नहीं छोड़ूंगा, सुबह भी चर्चाएं हुई हैं, थोड़ा बच गया ये टॉपिक, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के बीच कल जाएगी। और उस वीडियो को खोलिए और उसके एक एक पॉइंट को पढ़िए, क्योंकि बहुत तेज स्पीड में वीडियो नहीं है, आप समझ सकते हैं।
कि सर ने जो बताया कि बुद्धि और ज्ञान की बात है, किन किन रूपों में उनको समझ सकते हैं। इसीलिए बुद्धि को समझना बहुत ही कठिन है। आप लोग के अंदर परिभाषा भी भेजे हैं बीच में, 10 से 15 परिभाषाएं, जिससे ये क्लियर हो जाएगा। इससे पहले मैंने कह दिया कि बुद्धि को लेकर मनोवैज्ञानिकों में आज भी मतभेद है, फिर भी उस मतभेद को दूर करते हुए मैंने आपको बुद्धि को समझाने का प्रयास किया। इसी के दौर में अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बुद्धि जहाँ तक मुझे अनुमान है कि आपको समझ में आ गई होगी। इसके साथ मैं यहीं पर आज समाप्त कर रहा हूँ। अगली वीडियो में मैंने दूसरी टॉपिक लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत माता की जय।